नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम है 14 दिसंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए बाल विकास के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल। तीसरा दिया गया भाषा, विश्लेषणात्मक तर्क, और चौथा दिया गया है विश्लेषणात्मक तर्क और भाषा। यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे सबसे पहले स्थूल गतिक कौशल हासिल करते हैं तथा उसके पश्चात सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल को सीखते हैं। शारीरिक विकास से तात्पर्य बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों के आकार व भार वृद्धि, उनकी क्रियाशीलता में होने वाले परिवर्तनों तथा उनकी परिपक्वता की प्रक्रिया से है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल, यानी कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा दिया गया है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। पहला दिया गया कि बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। दूसरा है आपका कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं, उनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा है कि बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। और चौथा दिया गया है कि बच्चों के विकास की दशा आनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे पहले सिर हिलाना, फिर उठना, बैठना और चलना सीखते हैं। अतः बाल विकास के समकालीन सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनके अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा है विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। तीसरा है विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। और चौथा दिया गया है कि विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। ठीक है, तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि जो है 2 से 7 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में स्मृति, जिज्ञासा और कल्पना का विकास होता है तथा वे चीज़ों को प्रतीकात्मक रूप से समझने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। प्रश्न आपका दिया गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है समायोजन,
दूसरा ऑप्शन है अनुबंधन, तीसरा ऑप्शन है अंतर विषयकता और चौथा ऑप्शन है स्कीमा। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिससे वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। पियाजे के समायोजन को मौजूदा संज्ञानात्मक योजनाओं और धारणाओं और समझ को संशोधित करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समायोजन। समायोजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। प्रश्न आपका दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। पहला यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा है सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास और चौथा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक व्यापक त्रिचरण सिद्धांत बनाकर नैतिक विकास के प्रयास किया। ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में पियाजे के विचारों को परिष्कृत और विस्तारित करने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने नैतिक तर्क के 3 सामान्य स्तरों जैसे कि पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक की पहचान की और प्रत्येक स्तर पर 2 चरणों का वर्णन किया। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें, पहला ऑप्शन है आपका कि नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है इनाम देने चाहिए, तीसरा है पाठ प्रदान करना चाहिए और चौथा ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें पाठ प्रदान करना चाहिए, यानी कि सहारा देना चाहिए या फिर बोल सकते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, पाठ एक ऐसी प्रक्रिया है, स्कैफोल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सीखने वालों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ प्रदान करना, यानी कि सहारा प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सहनिर्मित की जाती है। दूसरा है आपका कि बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है। तीसरा है तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाएं का अनुबंधन होता है और चौथा ऑप्शन दिया गया है का भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है। तो लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच जो है यहाँ पे, तो लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि सोच बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सहनिर्मित की जाती है। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सहनिर्मित की जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। दिया गया आपका है कि डैश कक्षा में सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रगतिशील, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी और चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो प्रगतिशील कक्षा में बच्चे सीखने यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव, शिक्षकों और साथियों के सहयोग से उत्पन्न होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रगतिशील कक्षा में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न संख्या 10 का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप सभी यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में, पहला ऑप्शन है सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, दूसरा है एक निश्चित आईक्यू बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, तीसरा है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, और चौथा दिया गया कि 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तब बहुबुद्धि के सिद्धांत को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अनेक प्रकार होते हैं। क्या? बुद्धि के अनेक प्रकार होते हैं। बुद्धि को एक ही आयाम से नहीं जोड़ा जा सकता, यानी कि बुद्धि जो है आपका इंटेलिजेंस जो है मल्टी डायमेंशनल होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनूठी क्षमताएं होती हैं। इस प्रकार बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। प्रश्न आपका दिया गया है कि बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक हैं। तो इस प्रत्यय के समर्थक कौन है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। भाषा न केवल दूसरों के साथ बातचीत के लिए आवश्यक होती है बल्कि यह मानसिक प्रक्रियाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है? कौन सी प्रभावी युक्ति है? यहाँ पे पहला है कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, तीसरा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, और चौथा है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना सबसे प्रभावी युक्ति है। ठीक है, सामाजिक स्तर पर जेंडर रूढ़िवादिता बहुत प्रभाव डालती है क्योंकि यह लैंगिक आधार पर असमानता पैदा करती है और स्त्री पुरुष में भेदभाव स्थापित करती है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर का, आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। ठीक है, 13 नंबर का बताइए कि सीखने सिखाने को प्रत्येक बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका कि बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए, दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए, तीसरा है मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अनम्य होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है कि एक समान व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सीखने सिखाने का प्रत्येक बच्चे के लिए उपयुक्त एवं प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियाँ करनी चाहिए। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों का नेतृत्व करता है और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखने के अनुभव के लिए उनका मार्गदर्शन करता है। तो 13 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियाँ करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर का, आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे कथन ए दिया गया है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, और यहाँ पे तरीका होनी चाहिए। और दूसरा दिया गया कि तर्क की बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। यहाँ पे बताना है कि ए और आर सही है या फिर दोनों गलत है, दोनों सही है, या फिर एक सही है एक गलत है। यहाँ पे आप सभी को सही जवाब बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे ए और आर जो है दोनों गलत हैं, यानी कि ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, कथन ए दिया गया आपका कि समावेशी शिक्षण एक ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक,
संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। और यहाँ पे तर्क आर दिया गया है कि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है 15 नंबर का। 15 नंबर का आप सभी को सही जवाब बताना है कि यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 नंबर यहाँ पे आप सभी कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का। बताइए, 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। पहला है सीखने में अवरोधक के रूप में, दूसरा है विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, तीसरा है विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए और चौथा दिया गया है कि एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। तो यहाँ पे 16 नंबर का यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस रूप में देखना चाहिए, किस तरह देखना चाहिए। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है, ये किसके लक्षण हो सकते हैं। तो ये किसके लक्षण हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है, यह स्वालीनता का लक्षण है, यानी कि ऑटिज्म। ठीक है, मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपका 17 नंबर का जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वालीनता, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वालीनता आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपर्युक्त समायोजन है। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है कि कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, सेकेंड है आपका कि विभिन्न प्रकार की दृश्य प्रस्तुतिकरण करना देना, तीसरा है बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो, और चौथा आपका दिया गया है कि कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि चारों में से कौन से दो ऑप्शन ऐसे हैं जो करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, और आपका फोर्थ हो जाएगा कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना है, यानी कि आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर का। बताइए, 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। पहला है अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता है, दूसरा है अभिसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, तीसरा है निष्क्रिय नकल की क्षमता, और चौथा है लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल। यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो रचनात्मकता वह अवधारणा है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। यह एक भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रदान करके कुछ नवीन निर्माण करने की एक संज्ञानात्मक क्षमता है। रचनात्मकता की विशेषताओं में अपसारी सोच, अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, लचीलापन तथा गहन जिज्ञासा की भावना शामिल है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आपस में तुलना करनी चाहिए। यहाँ पे कौन सा कार्य नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों की आपस में तुलना करनी चाहिए जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, 20 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर का। बताइए, 21 नंबर का प्रश्न है आपका कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है, तीसरा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में से स्वतंत्र होता है, और चौथा दिया गया है केवल जानकारी के
हार और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है। यहाँ पे आप सभी को सही जवाब बताना है। तो सीखना जो क्या है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है तथा धीरे धीरे वह स्वयं को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। सीखना व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। सीखने को प्रभावित करने वाले अन्य कारक जो होते हैं, अभिप्रेरणा, परिपक्वता, थकान आदि होते हैं। तो 21 का आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 22 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहनत से कुछ खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर का, बताइए। 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए सीखने की प्रक्रिया में आनंद एवं खुशी की अनुभूति महसूस करवानी चाहिए। विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस क्रम में अध्यापक एक सुगमकर्ता के रूप में बच्चों की ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता निभाता है, जिससे सीखना बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बन सके। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर का, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी, तो ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे सबसे सही आंसर होगा, ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। ठीक है, ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करता है। निजी जीवन से जुड़ी होने के कारण बच्चों को अधिगम क्रिया रुचिपूर्ण लगती है। ज्ञान किसी भी विषय को पूर्ण रूप से समझना, उसका अनुभव करना तथा समय आने पर उसको उचित तरीके से प्रयोग करना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है। पहला आपका है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल, दूसरा है स्वनियमन, तीसरा है विवेचनात्मक कौशल सोच, और चौथा है समस्या समाधान, और पांचवा है अर्थहीन वेधन व दोहराव। यहाँ पे 25 नंबर का आपको सही जवाब बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका जो है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमन, विवेचनात्मक कौशल सोच, और समस्या समाधान, और अर्थहीन वेधन व दोहराव। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि विद्यार्थियों में संप्रतियों की वैकल्पिक संरचनाएं विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। सजा द्वारा हतोत्साहित की जानी चाहिए। तीसरा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है, और चौथा है कि शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो 26 का आप सभी को सही जवाब बताना है कि विद्यार्थियों में संप्रतियों की वैकल्पिक संरचनाएं विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। वैकल्पिक संरचनाएं अधिगम प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक यह पहचानता है कि बच्चे सोचने में सक्षम है और उनकी सोच वयस्कों से भिन्न है। यानी कि 26 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, पहला दिया गया प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, दूसरा है सुनकर व बोलकर, तीसरा है चर्चा व मनन करके, और चौथा है चीज़ें बनाकर व करके। 27 नंबर का यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो बच्चे प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, सुनकर व बोलकर, चर्चा व मनन करके तथा चीज़ों को बनाकर व करके सीखते हैं। सीखना या अधिगम अनुभव, अध्ययन या निर्देश के माध्यम से नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह एक
व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो 27 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, यहाँ पे आपका प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, सुनकर व बोलकर, चर्चा व मनन करके, और यहाँ पे चीज़ें बनाकर व करके, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सबसे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि एक माध्यमिक कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वे होते हैं जो, पहला है बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते, दूसरा है मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, तीसरा है बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, और चौथा है पुनरावृत्ति व उबाऊ होते हैं। यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है कि एक माध्यमिक कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो माध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण विधियाँ, शिक्षक के संचार कौशल और शिक्षक प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी कारक है जो शिक्षक को गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 28 नंबर का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डैश से जोड़ा जाना चाहिए। तो किससे जोड़ा जाना चाहिए? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 30 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कथन दिया गया है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और यहाँ पे तर्क दिया गया है कि बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके कुछ सीखते हैं। यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो समूह शिक्षण के अंतर्गत छात्र सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं और सक्रिय शिक्षण में शामिल होते हैं। समूह शिक्षण एक साथ कार्य करके सीखने को सार्थक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। समूह शिक्षण के अंतर्गत बच्चे अपने सहपाठियों से चर्चा करके सीखते हैं। अतः कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थे आपके सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बाल विकास के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आप सभी ने सही किया। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।